हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियाँ भाग 34। प्रीति की आंखों में आंसू देखकर गुड्डू को अच्छा नहीं लगा। प्रीति में थोड़ा बचपना था और बस इसलिए गुड्डू ने कभी उसकी किसी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन आज लवली की बात सुनकर गुड्डू को भी दुख हुआ। वह सीधा अपने कमरे में चला आया जिसमें अब लवली रहता था। गुड्डू गुस्से और मायूसी की भावना में उलझा लवली कमरे में यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था कि गुड्डू को अपने सामने देखकर रुक गया। लवली गुड्डू से कुछ कहता या पूछता, इससे पहले गुड्डू ने कहा, लवली भैया, प्रीति से कुछ गलती हुई का? आप ऊपर चिल्ला दिए। अरे वो घर में जे मेहमान है, शगुन की बहन है, उसे कोनो गलती हुई भी तो प्यार से समझा देते या हमसे कहते, पर आपने तो तुम कहाँ यहाँ की सिफारिश लेकर आए हो गुड्डू? तुम जानते भी हो कितना बचपना है वो लड़की माँ। मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे। ओका मस्ती मजाक करना और बार बार हमें गुड्डू समझकर हमारे करीब आना हमें नहीं पसंद, लवली ने गुस्से से कहा। गुड्डू ने सुना तो फीका सा मुस्कुराया और कहा, लवली भैया, आप प्रीति को गलत समझ रहे हैं। माना कि वो माँ बचपना है, वो थोड़ी चंचल है, पर दिल की बुरी नहीं है। और समझदार तो शगुन से भी ज्यादा है। आपसे मस्ती मजाक भी वो हमें समझ के कर ली होगी, वरना वो ऐसा कबो नहीं करती। इतनी सी बात के लिए आप ऊपर चिल्ला दिए। आज से पहले हम वो की आंख में आंसू कबो ना देखे हैं। देखो गुड्डू, वो तुम्हारी साली है तो तुम ओके नखरे उठाओ, समझे? लवली ने एक बार फिर गुस्से से कहा। हम तो उठा लेंगे लवली भैया, बस आपको उनकी माँ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था, गुड्डू ने हताश होकर कहा। का गलत कहे हम? अगर वो की अम्मा उन्हें सही गलत सिखाई रही होती तो उतनी चंचल नहीं होती वो, लवली ने चिढ़कर कहा। गुड्डू ने एक नजर लवली को देखा और उदासी भरे स्वर में कहा, अम्मा नहीं है ओकी, बचपन में गुजर गई जब शगुन 5 साल की थी। तब से बस शगुन के पापा ने ही उन दोनों को पाला है। लवली ने सुना तो उसके चेहरे से गुस्से के भाव एकदम गायब हो गए और उसकी आंखों के सामने प्रीति का उदास चेहरा आ गया। जब लवली के मुंह से माँ के बारे में सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लवली को अपनी कई बात का पछतावा होने लगा। साथ ही प्रीति के बारे में सोचकर बुरा भी लगने लगा। वह गुड्डू से कुछ कहता, इससे पहले गुड्डू वहां से चला गया और लवली उदास होकर बिस्तर पर आ बैठा। एक तरफ उसे बिंदिया की चिंता थी तो दूसरी तरफ वह मिश्रा जी के घर में लोगों से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। उसका फोन बंद हो चुका था और मनोज भी उससे बात नहीं कर पा रहा था। अब तो उसके पास गुड्डू के रूप में बस एक आखिरी उम्मीद बची थी। लवली से बात करके गुड्डू नीचे चला आया और प्रीति को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह कमरे में आया जहां प्रीति और शगुन मौजूद थी। आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगी दीदी, प्रीति ने सुबकते हुए कहा। जाने दो ना प्रीति, लवली भैया इन दिनों बहुत परेशान है। उन्होंने गुस्से में आकर तुम्हें ये सब कह दिया होगा, बाकी वो दिल के बुरे नहीं है, शगुन ने कहा। उनकी सब बात ठीक है दीदी, लेकिन उन्हें हमारी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। होंगे वो गुड्डू जीजू के बड़े भाई, लेकिन मैं अपनी माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती, प्रीति ने गुस्से से कहा। और तुम्हें सुनना भी नहीं चाहिए, गुड्डू ने कमरे में आते हुए कहा। गुड्डू को वहां देखकर प्रीति पलटी और शगुन के चेहरे पर भी परेशानी के भाव उभर आए। गुड्डू उन दोनों के पास आया और फिर प्रीति से कहा, प्रीति, लवली भैया की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। उन्हें नहीं पता था तुम्हारी अम्मा के बारे में, इसलिए वो जो सब कहती है उनका माफ कर दो। गुड्डू की मासूमियत देखकर प्रीति का दिल पिघल गया और उसने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ तो मत करो, तुम्हारी जीजा हम हैं, हमसे बात करो तुम, गुड्डू ने कहा। प्रीति ने गुड्डू को साइड से गले लगाया और गुड्डू ने अपनी बाह प्रीति के कंधों पर रखकर कहा, तुम हमारे लिए हमारी विद्या की तरह हो, इसलिए दोबारा जे ना कहना कि यहाँ नहीं आओगी। तुम्हारा जब मन करे तब आ जाना, जे घर भी तुम्हारा अपनो है। वेदी और रोहन भी उसी कमरे में चले आए। रोहन ने जब देखा कि गुड्डू अपनी साली साहिबा पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रहे हैं तो उसने कहा, क्या अर्पित जी, सारा प्यार अपनी साली पर ही लुटा देंगे? थोड़ा ध्यान हम पर भी दीजिए। गुड्डू ने प्रीति के कंधों से हाथ उठाया और रोहन की तरफ आकर उसके कंधों पर बाहर रखकर दबे स्वर में कहा, बताओ क्या खातिरदारी करें आपकी, कुछ ठंडा मंगवाए दें। ये जो कानाफूसी हो है सब समझ आ रही है मुझे, शगुन ने गुड्डू की तरफ देखकर कहा। गुड्डू और रोहन दोनों एक दूसरे से दूर हटे
और शगुन की तरफ आकर गुड्डू ने अपनी बाह उसके कंधे पर रखी और कहा, का यार शगुन, कबो तो अपनी जो मास्टरनी वाले कैरेक्टर से बाहर निकलो। गुड्डू की बात सुनकर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। कमरे का माहौल काफी खुशनुमा हो चला था। कमरे में शगुन, गुड्डू, प्रीति, रोहन और वेदी मौजूद थे और घूमते घामते अमन भी वहां आ पहुंचा। मिश्राइन चाची के साथ अपने कमरे में थी और मिश्रा जी शगुन के पापा और विनोद चाचा के साथ अपने शोरूम निकल गए। सभी गुड्डू के कमरे में अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ गए और बातें करने लगे। बातें कम और हंसी ठिठोली ज्यादा थी। कमरे में सब मौजूद थे, बस लवली नहीं था और ना ही आज यहाँ गोलू मौजूद था। अरे जीजू, यहाँ सब है लेकिन आपके जिगरी दोस्त गोलू जी कहीं नजर नहीं आ रहे। सुबह बस एक झलक देखी थी उनकी, तब से वो बस गायब ही हैं। पहले तो आपकी पूंछ पकड़ कर रहते थे और अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। प्रीति ने गोलू को याद करके कहा, वो साला गुलुआ कहीं नजर ना ही आए तो अच्छा है। गुड्डू धीरे से बड़बड़ाया, क्या क्या कहा आपने? गुड्डू के बगल में बैठी प्रीति ने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो शायद घर पर है। गुड्डू ने कहा, घर पर क्या कर रहे हैं? अरे बुलाइए उन्हें, यहाँ उनके बिना महफिल अधूरी है भाई। रोहन ने कहा, हाँ भैया, और गोलू भैया से कहना कि पिंकी को भी अपने साथ ले आए, वो भी प्रीति और बाकी सबसे मिल लेंगी। इस बार वेदी ने कहा, मुझे साला गोलू के बिना मन तो हमाओ बिना ही लग रहा हो। एक तो काम करते हैं, बुला ही लेते हैं, पता चले बाहर रह के फिर से कोनो नवा कांड कर रहे हो। गुड्डू ने मन ही मन कहा और उठकर सबसे बोला, ठीक है, हम उसको फोन करके आते हैं। गुड्डू साइड में चला गया और बाकी सब एक बार फिर बातों में लग गए। गुड्डू ने गोलू का नंबर डायल किया और 2-4 रिंग के बाद गोलू ने फोन उठाकर कहा, हाँ गुड्डू भैया। गोलू कहाँ हो? यहाँ सब तुमको याद कर रहे हैं, सब बैठे हैं साथ में, आ जाओ, तुम्हारी कमी है, और हाँ पिंकिया को भी साथ लेकर आना। गुड्डू ने एक सांस में सब कह दिया। गुड्डू भैया, हम नहीं आ सकते। गोलू ने गंभीर स्वर में कहा, काहे नहीं आ सकते? चुपचाप अपना स्कूटर उठाओ और घर आओ, बड़े आए हमें ना बोलने वाले। गुड्डू ने गोलू को फटकार लगाई। गुड्डू भैया, बात को समझिए, हम नहीं आ सकते। गोलू ने मायूसी भरे स्वर में कहा, ए गोलू, क्या हुआ भाई? सुबह वाली बात का कुछ ज्यादा बुरा लग गवा का? अरे हम तो बस मजाक में गए थे, कसम से। गुड्डू ने नरम स्वर में कहा, गुड्डू भैया, हम अस्पताल में है, पिंकिया की तबीयत अचानक से बिगड़ गई तो उसी को लेकर आए हैं, गोलू ने कहा। गुड्डू ने जैसे ही सुना उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। वह गोलू से कुछ कहता, इससे पहले उसका फोन कट गया और गोलू से आज की बात हो नहीं पाई। सिटी हॉस्पिटल कानपुर। देखा गोलू, मुसीबत के समय में कोई भी काम नहीं आता। गुड्डू ने भी फोन काट कर ये दिखा दिया कि वो बस नाम का दोस्त है। तुम्हारी दिन भर बस गुड्डू भैया कहते उसके पीछे घूमते रहते हो। अब यहाँ तुम अपने मेहरारू के लिए परेशान हो और वहाँ तुम्हारे गुड्डू भैया अपने ससुराल वालों के साथ मौज उड़ा रहे हैं, गोलू के साथ खड़े मंगल फूफा ने कहा। गोलू ने सुना तो उसने गुस्से में फूफा को देखा और कहा, एक तो बात बताओ फूफा, तुम यहाँ हमारी मदद करने आए हो या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने? नहीं मतलब आज खुलकर बताई दो, तुम्हारा सिर्फ सरनेम फूफा है, फूफा वाले लक्षण नहीं दिखाओ तुम, समझे? और हमारे और गुड्डू भैया के बीच में ना कुछ नहीं कहना। वो यहाँ आकर भी क्या कर लेंगे? डॉक्टर बनकर चेकअप करने से रहे पिंकिया का। और मुसीबत में हम तुमको साथ लेकर तो आए हैं, पर साला हम भूल गए कि तुम्हारी तो हो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत। ना तुम चाय मांगते, ना पिंकिया रसोई में जाती, ना वो का चक्कर आता और ना हम यहाँ ओ को लेकर आते। इले अपना मुंह बंद रखो, साला फुलवारी का पीछा छोड़े तो राहु बनकर हमसे चिपक गए। मंगल फूफा मुंह फाड़े हैरानी से गोलू की बातें सुनते रहे और फिर धीरे से कहा, बस करो गोलू, अब का एक ही दिन में सारा जलील कर दोगे। पिंकी गुप्ता के साथ में कौन है? नर्स ने आकर आवाज लगाई तो गोलू उसकी तरफ आया और कहा, जी कहिए, हम हैं उसके साथ। बाहर मेडिकल से ये एक इंजेक्शन लाकर दो। नर्स ने पर्ची गोलू की तरफ बढ़ाकर कहा। बाहर से कहाँ है? ये अस्पताल में नहीं है, गोलू ने पर्ची लेकर कहा। स्टॉक में नहीं है, नर्स ने कहा। स्टॉक में नहीं है तो जितो बड़ो अस्पताल खोलकर काहे बैठी हो, हमें लूटने के लिए? गोलू ने कहा तो नर्स मुंह बनाकर वहां से चली गई। गोलू ने भी पर्ची हाथ में थामी और जाने लगा तो मंगल फूफा ने कहा, अरे गोलू, हम भी साथ चलते हैं। मंगल फूफा गोलू के साथ साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलने लगे तो गोलू ने कहा, देख रहे हो फूफा, प्राइवेट अस्पतालों की दुर्दशा,
साला इंजेक्शन भी बाहर से मंगवा रहे हैं। अरे कबो कुछ इमरजेंसी हो तो तुम्हारा पेशेंट तो गया काम से और वो बाहर का इंजेक्शन रह जाएगा धरा का धरा। हाँ गोलू, इट्ठो बार हमारे फूफा ने मारे दर्द के सीना पकड़ लिया था। हम थे तब 12 साल के, फिर भी हिम्मत दिखाई हमने और अपनी साइकिल पर लाद कर अस्पताल लेकर गए उनको। मंगल फूफा ने बहुत ही सस्पेंस के साथ कहा। गोलू, जिसे ऐसी चटपटी कहानियां सुनने का बड़ा शौक था, उसने फूफा की तरफ देखकर कहा, फिर क्या हुआ? होना का है, डॉक्टर वाओ का इमरजेंसी में लेकर गए और हमसे कहे इंजेक्शन लाने को। हम इंजेक्शन लेकर लौटे तो देखा कि डॉक्टर और नर्स अपना सर पकड़े इमरजेंसी के बाहर बैठे हैं। मंगल फूफा ने हैरानी से कहा, मतलब तुम्हारे फूफा निपट गए? गोलू ने एकदम से कहा, अरे नहीं, निपटे हो के दुश्मन, भगवान की कृपा से 7 बच्चे हैं ओके। मंगल फूफा ने अपने हाथ से अपने कानों को लगाकर कहा, तो फिर डॉक्टर वह काहे सर पकड़ कर बैठे थे? गोलू ने झुंझलाकर कहा, अरे फूफा को बस गैस का प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने जैसे ही दवा दी, फूफा ठीक होकर अस्पताल से भाग गए और जाते जाते डॉक्टर वह का पर्स, नर्स की सोने की चेन और खून की 4 बोतल भी साथ ले गए। मंगल फूफा ने अफसोस भरे स्वर में कहा, ये सब कहाँ ले गए? गोलू ने हैरानी से कहा, पेशे से चोर थे ना, इलिए। मंगल फूफा ने मासूमियत से कहा। गोलू ने जैसे ही सुना, गिरते गिरते बचा और मंगल फूफा की तरफ देखकर उन्हें घूरते हुए बोला, तुम्हारे खानदान मां किसी ने कोनो ढंग का काम भी किया है? मंगल फूफा ने सुना तो सहम कर पीछे हट गए और गोलू ने फिर कहा, जम्मा भी ना, पता नहीं कैसे गुंडिया खानदान के साथ रिश्ता रखी है। तुम्हारी बातें सुनकर तो साला गुप्ता जी के लिए हमारे मन में इज्जत बढ़ गई है। कौन गुप्ता जी? मंगल फूफा ने कहा। गोलू ने चलते चलते मंगल फूफा की गर्दन को बाह में दबोचा और कहा, साले जिस थाली में खाए वो को ही भूल गए, हमारे बाप गज्जू गुप्ता। बेचारा मंगल कानपुर में आने के बाद गुंडई तो भूल चुका था और बन चुका था ढोल, जिसे इन दिनों हर कोई बजाने को तैयार रहता था। चकिया चंदौली। बिंदिया को जब पता चला कि उसके बापू और घर वालों ने मनोज को बुरी तरह से मारा है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। बिंदिया को रोते देखकर उसकी अम्मा उसके पास आई और कहा, चुप हो जा बिटिया, मत रो। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है अम्मा, जो पिताजी हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अरे हम का जे घर की बिटिया नहीं है, काऊ की औलाद नहीं है, वो हमारा ब्याह जबरदस्ती किसी और से कैसे कर सकते हैं अम्मा? बिंदिया ने रोते हुए कहा। बिंदिया की अम्मा ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, पाप तो हमसे हुआ है बिटिया, जो हम तुमको ये दुनिया में लेकर आए। हमने तुम्हारे बापू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सबकी भलाई सीमा है बिटिया कि तुम खुशी खुशी जे ब्याह कर लो। बिंदिया ने सुना तो आंसुओं से भरी आंखों से अपनी अम्मा को देखा और कहा, अम्मा तुम तो सच जानती हो ना, फिर तुम काहे जे सब कह रही हो? अरे जब से हमने होश संभाला है, हमने सिर्फ लवली को अपना घर वाला माना है, ओ के साथ शादी का घर बसाने का सपना देखे हैं, और तुम कहती हो हम खुशी खुशी किसी और से शादी कर लें। हमसे जे ना हो पाई है अम्मा, ना हो पाई है। कहते हुए बिंदिया फिर जोर जोर से रोने लगी। बिंदिया की अम्मा को उसकी इस हालत पर तरस आने लगा। फिर भी उन्होंने अपना दिल मजबूत करके कहा, ये सब बातों का अब कोनो मतलब नहीं है बिटिया। तुम्हारे बापू जिद्दी है और वो लवली से बहुत ही नफरत करते हैं, वो का स्वीकार कबो ना करे हैं। हमारी बात मान लो बिटिया, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, जे शादी कर लो। बिंदिया ने सुना तो मायूसी से अपनी अम्मा को देखने लगी और आंखों में भरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। तो दोस्तों, क्या लवली मांगेगा प्रीति से अपनी गलती के लिए माफी? क्या सच में गुड्डू और गोलू के बीच आने वाली है दरार? क्या अपनी अम्मा की बात मानकर बिंदिया करेगी ये शादी? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4 मेरे साथ। बाय बाय।